हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकर्स अड्डा। सो फ्रेंड्स, IBPS RRB प्री का जो एग्ज़ाम है वो 28 अगस्त के बाद से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको मेंस पे भी कंसंट्रेट करना चाहिए, जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं। जो एग्ज़ाम पहले रहता है अपन उसकी तैयारी करने की हड़बड़ी में जो एग्ज़ाम बाद में है उसके लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा भूल जाते हैं, यानी कि अपना उसकी तरफ ध्यान नहीं रह पाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको उसका ध्यान दिलाने के लिए है कि आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपके IBPS RRB का सबसे पहले अपन एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। आपके प्री और मेंस होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर मेंस। ये अपन ने पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर लिया, लेकिन ओवरव्यू के लिए अपन एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको रीजनिंग रहेगा, जिसका आप लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल रहेंगे। कई व्यूअर्स ने यहाँ पर पूछा है कि मैम, अगर अपन हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हो तो क्या पूरे क्वेश्चन पेपर में अपन को उसी से सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर भी लिया है और अगर आपको बीच में किसी प्रॉब्लम पे कोई दिक्कत हो रही है, यानी कि आपको उसको हिंदी में समझने की ज़रूरत लग रही है, तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो आप उसको हिंदी में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी रहेगा 40 मार्क्स का। आपको इसके लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे और आप इन पूरे 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स का आपके पास में टाइम रहेगा। चलिए मेंस का पैटर्न देखते हैं। आपके पास में इस पर 5 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, आपका रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे 40 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चंस है 50 मार्क्स के लिए। यानी कि आपका क्या रहेगा, रीजनिंग और क्वांट के क्या रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे और दोनों के लिए आपको 50 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद में हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा, जिसके आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स के रहेंगे। और आपका 5th सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर नॉलेज, जिसके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके मार्क्स रहेंगे 20, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन पर 1 मार्क मिलेगा। यस फ्रेंड्स, इन सभी में नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत कर देते तो आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सिलेबस। सो फ्रेंड्स, सिलेबस आपका ऐसा है कि जनरल इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया है, यहाँ पर आपको बाकी सारे सब्जेक्ट के भी सिलेबस दिए हुए हैं, लेकिन सबसे पहले अपन देखते हैं रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस जो है। आपको यहाँ पर रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट दिया रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट 10 क्वेश्चन आएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से 5 to 10 आएंगे। टेबुलेशन फॉर्म में 5 आएंगे। ये सारी चीज़ें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो में अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अपन को प्री के साथ साथ मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो फ्रेंड्स, अपन सारे लोग जानते हैं कि प्री का जो लेवल है वो मेन से थोड़ा सा कम रहता है, यानी कि आपका जो मेंस आएगा वो थोड़ा हाई लेवल का आएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बेसिक क्लियर है सारे टॉपिक्स का, यानी कि आपको परसेंटेज कैसे सॉल्व करना है उसके बेसिक्स पता हैं, आपको एवरेज कैसे सॉल्व करना है उसके बेसिक्स पता है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी फ्रेंड, कि अगर आप क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पीओ की बुक लीजिए और पीओ के एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, ठीक है, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको प्रिपेयर कीजिए। ये आपका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स। अगर आप क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप पीओ के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्लर्क का जो पेपर है उसको क्लियर करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप क्या कीजिए, पहले अपने बेसिक सारे टॉपिक के क्लियर कीजिए और उसके बाद में आप क्या कीजिए कि पीओ की बुक उठाइए या फिर आरबीआई जो हार्ड लेवल जो होता है जिस एग्ज़ाम का, यानी कि पीओ हो गया। अगर आप क्वांट और रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप किसका स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पेपर उठा लीजिए। उसके जो लेवल रहता है, अगर आप उस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका क्लर्कल का एग्ज़ाम निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। उसके बाद में आपका जो है प्री 28 अगस्त से स्टार्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद में मेंस के लिए आपका फर्स्ट
वीक ऑफ नवंबर में आपका मेंस का कुछ डेट आ जाएगा, यानी कि आपको 5 नवंबर के आसपास में मेंस का पेपर देना होगा। तो आपके पास में बीच में पूरा 1 महीने का टाइम रह जाता है, 1 महीने 10 दिन का टाइम रह जाता है। तो इसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है? अगर आप सिर्फ 1 महीने 10 दिन में ये सोच रहे हैं कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप गलत हैं। क्योंकि मेंस में आपका आता है जनरल अवेयरनेस आता है, उसके बाद में इंग्लिश, जो आपने रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चलते आपने रीजनिंग को जो भूल गए हो उसके क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अपन ने उसके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। तो 3 ऐसे नए टॉपिक आ जाते हैं जिनके ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप प्रिपरेशन करते रहिए। उसके साथ ही साथ आपको मेंस के लिए जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ करते रहनी है। क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री की, तो आपके ये दोनों टॉपिक तो स्ट्रांग हो जाएंगे, ये दोनों सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन जो 3 सब्जेक्ट हैं जो वीक है, जिसकी तरफ अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं, वही अपन को मेंस में डुबाते हैं। तो फ्रेंड्स अपन देखते हैं कि रीजनिंग के सारे आप जो टॉपिक हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक हैं, ये आपके हो जाएंगे आपके प्री से पहले तक के, क्योंकि आपके प्री के एग्जाम में ये दोनों आ रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो आप रोज़ पढ़ते होंगे रीजनिंग और क्वांट। अब अपन क्या करते हैं, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और अपन कंप्यूटर नॉलेज पे फोकस करते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो आप ये कीजिए कि आप अपना सिर्फ 2 घंटा दीजिए इन 3 सब्जेक्ट को, और बाकी आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो प्री के लिए प्रिपरेशन कीजिए। आप सिर्फ 2 घंटे दीजिए इन 3 सब्जेक्ट्स को, जिस पे आप दीजिए इसको जनरल अवेयरनेस को हाफ आवर, ठीक है, और इंग्लिश को दीजिए आप 20 मिनट्स, और आप उसको कंप्यूटर नॉलेज को दे दीजिए 10 मिनट्स। मैं आपको बहुत ज़्यादा दावे के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने 2 घंटे इन 3 सब्जेक्ट को पढ़ लिया, और उसके बाद में जो आपको 1 महीने और 15 दिन 10 दिन का जितना भी टाइम मिलता है उस पर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपका मेंस क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि लोग इसी वजह से परेशान हो जाते हैं कि उनके 2 सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना मेंस क्लियर करने के लिए चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके 10 मार्क्स फिक्स रहते हैं। कोई भी इंग्लिश का पेपर हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन उसमें आता ही है, क्लोज टेस्ट आपका आएगा ही, ठीक है। उसके बाद में 2 चीज़ें रहती हैं, आपका स्पॉटिंग द एरर आ जाता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाता है। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे क्वेश्चन बनते ही हैं, और अगर आपका स्ट्रांग है तो आप बहुत अच्छे से इसका कट ऑफ क्लियर कर लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप हर रोज़ एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए, एक क्लोज टेस्ट सॉल्व कीजिए, और कम से कम 10 जो है स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चन निकालिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, उससे आपको रीड कैसे करना है जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप उस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी जल्दी करोगे, ठीक है, रीड कर लोगे। उसके बाद में जो क्वेश्चंस आते हैं जिनसे अपन को आंसर देने रहते हैं, वो आपको मतलब उस पॉइंट को आप पकड़ लोगे कि कैसे अपन जल्दी से जल्दी अपन क्वेश्चन का आंसर पिक कर सकते हो। आपको पूरे कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, कि आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के उस पैराग्राफ में उस आंसर को ढूंढ के कर सकते हो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से मालूम पड़ेंगी, ठीक है। तो आप जब तक कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक आपका जितना टाइम बचा है उसमें अगर हर दिन में आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और स्पॉटिंग द एरर, मैं आपको कोई क्वेश्चन ज़्यादा करने के लिए नहीं बोल रही, बस आप एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक का कर लीजिए, ठीक है। मैं मानती हूँ कि आपको पहले दिन इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लगेंगे पूरे 45 मिनट्स, ठीक है। अगले दिन आप करेंगे तो आपको 45 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आप उसके नेक्स्ट डे करेंगे तो आपको 40 मिनट्स लगेंगे। ये जो आपका टाइम कम हुआ है, इसका इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा मेंस एग्जाम में जब इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब, क्योंकि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस है। सारे ये जो आपके टॉपिक्स है इनकी प्रैक्टिस आपने हर रोज़ की है। भले फिर आपका इसका आ जाएगा 30 मिनट्स में, फिर 20 मिनट्स में आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपके टाइम को 45 मिनट से 25 to 20 मिनट्स लेके आएगी। तो फ्रेंड्स आप हर रोज़ इसके एक एक सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, यानी कि पैसेज कंप्लीशन है तो उसका एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, स्पेलिंग चेक है तो इसके 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेंटेंस करेक्शन है, ठीक है, तो आपके इसके 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, स्पॉटिंग द एरर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोगों को अगर ये आ जाता है तो सबसे ईजी यही रहता है, आपको बस देख के गलतियाँ कहाँ हैं वो पकड़नी है, ठीक है, और आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो आपका ये चीज़ है कि आप इसको हर रोज़ करोगे तो आपका ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा,
ठीक है। तो इसके लिए आपको हर रोज़ इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके मेंस एग्जाम तक के। इवन अगर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर रह गया तो आप उसको थोड़ा सा अगले दिन के लिए डिले कर दीजिए। लेकिन ये इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो डुबा देता है। अगर आप इंग्लिश या फिर हिंदी में कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा, और टाइम ज़्यादा ले लेगा तो आपको दूसरे सब्जेक्ट जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपके पास में टाइम कम रह जाएगा। तो अगर अपना इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप पूरे इंग्लिश के पेपर को 10 से 15 मिनट में निपटा सकते हो और आप दूसरे सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपन जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप करंट इवेंट्स के लिए कोई भी एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जैसे कि दैनिक जागरण हो गया। अगर आप इंग्लिश पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करना चाहते हैं तो आप द हिंदू या फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर आपको लेटेस्ट जो भी अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन में मिलते जाएगी, तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद में स्पोर्ट्स, हिस्ट्री और ये सारी चीज़ों के लिए रिजर्व बैंक इंडिया हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप एक बुक ले लीजिए, ठीक है। बहुत सारे पब्लिकेशंस की आती है, जैसे कि हो गया अपना अरिहंत की आ जाती है, और उसके बाद में RS अग्रवाल की भी एक बैंकिंग अवेयरनेस पे बुक है। तो आपको जो भी अच्छी लगे, जिसकी भी लैंग्वेज आपको इजी लगे, आप वो एक ले लीजिए बैंकिंग अवेयरनेस के लिए बुक। और उसके बाद में आप क्या कीजिए, एक ले लीजिए जनरल नॉलेज की बुक, यानी कि जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है, सामान्य ज्ञान दिग्दर्शन हो गया। अगर आप हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आपको ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एक ऐसी बुक ले लीजिए जिसपे आपको स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, उसके बाद में आपका अवार्ड्स हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो एक जगह मिल जाएंगी। उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री में आप वो चीज़ पढ़िए। हिस्ट्री तो आपका जो भी है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, आपको पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, लेकिन आप हिस्ट्री में भी उस चीज़ को ध्यान दीजिए जो आपकी करंट अफेयर्स में ज़्यादा हाईलाइटेड है, यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ पर कुछ अभी नया हुआ है तो उसका आपको हिस्ट्री पूछा जा सकता है। स्पोर्ट्स यानी कि अभी जो ICC वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है, उसके बारे में, और रॉजर फेडरर उन्होंने अभी जीता है, अवार्ड जीता है, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में जो लेटेस्ट करंट अफेयर में हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में आपको पुराना जो है वो पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी और रिसर्च, इसका भी आपको क्या हो जाएगा, करंट अफेयर से हो जाएगा। और ये क्या है कि किसका इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने किया, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, जो जनरल नॉलेज की बुक है उसमें मिल जाएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस और ये रेलवे बजट जो है, इसके लिए आप क्या कीजिए, गूगल से PDF, आप गूगल सर्च कीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो इससे आप क्या करेंगे, PDF से पढ़ लेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। अवार्ड्स, बुक एंड ऑथर्स जो हैं, ये जो तुरंत अभी जो अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में, या फिर किस गेम के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ये आपको जनरल नॉलेज की बुक में मिल जाएगा। बुक्स एंड ऑथर्स आपको जनरल नॉलेज की बुक में मिल जाएगा। प्लस इसके बाद में जो अभी अभी बुक्स लॉन्च हुई हैं, जो फेमस बुक्स हैं, उनके ऑथर्स हैं, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट्स जो हैं आपके क्या हो जाएंगे, करंट इवेंट के अंदर में आ जाएंगे। तो आप अगर एक क्या कीजिए, छोटी सी आप कॉपी ले लीजिए, उस पर आप सारे अपॉइंटमेंट्स लिख लीजिए, बुक एंड ऑथर्स लिख लीजिए, तो ये आपको क्या हो जाएगा, लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेगा। तो आप इसके कई एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बुक ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि जैसे कि आप ये हिस्ट्री और स्पोर्ट्स के लिए एक जनरल अवेयरनेस की बुक ले आइए, ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस की एक बुक ले आइए, और इसके साथ में बहुत सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं अपन कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 20 मार्क्स के लिए आएंगे, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका आप सिलेबस देखेंगे तो ये बहुत कम है, और आपको इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें पता होंगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि इसके ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं दीजिए। आप इसको क्या कीजिए कि आप इस पढ़ने के लिए जैसे टाइम निकालते हो, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए टाइम निकालते हो, तो ऐसा नहीं निकालिए इसके ऊपर। आपको दिन भर में जब भी समय मिलता है तो आप एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर नॉलेज एंड MCQ, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड MCQ ये ऐप है। ये बहुत अच्छा ऐप लगा मुझे, इसकी 4.3 की रेटिंग्स है। आप क्या कीजिए कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। उस पर पहले आपको हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद में क्या है, आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपने पढ़ा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो इसको आपने पढ़ लिया उस एप्लीकेशन में। उसके बाद में क्या हो जाएगा कि आपको उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चन, 50 to 60 या फिर उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन है, तो आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है।
आपने जो पढ़ा उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिल गए, आपने राइट ऑप्शन टिक किया या फिर रॉन्ग जो भी, यानी कि आपको क्या हो जाएगा, आपका ये जो टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद में अगर कोई टॉपिक है जो आपका उस एप्लीकेशन से क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको कंप्यूटर नॉलेज के लिए बहुत पतली सी बुक आती है फ्रेंड्स, कोई भी एक बुक ले लीजिए, ठीक है। उस पर आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उस पर आप सारे टॉपिक को एक बार अच्छे से कर लीजिए। ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, 10 से 15 मिनट भी अगर आप देखें कंप्यूटर अवेयरनेस को दिन भर में, तो ये आपका मेरे ख्याल से 15 दिन में पूरे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप क्या करते हैं कि सिर्फ अभी एप्लीकेशन से ही पढ़ते हैं और जब आपको 1 महीने 15 दिन का टाइम मिलेगा तो आप वो बुक ले आइए और उससे पूरा पढ़ लीजिए, तो आपका कंप्यूटर अवेयरनेस भी पूरा आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपको जो डाउट था कि कैसे प्रिपेयर करें वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट तुरंत से जल्दी मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।